हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिपिका सोशल साइंस क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ अबाउट इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। मींस जो प्रोडक्शन होगा वो डिफरेंट कंट्रीज़ में होगा और उसका इंटरलिंकिंग होगा। मींस कैसे जो प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज़ में हो रहा है वो कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हम कौन सी ऐसी फैक्टर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनको इंटरलिंक करती है, दैट इज़ एमएनसी। जो हमने लास्ट वाली वीडियो में हमने उसका इंट्रो किया था कि एमएनसी क्या होती है। एमएनसी इज़ दैट कंपनी विच ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। एमएनसी मीन्स मल्टीनेशनल कंपनी, मीन्स दैट कंपनी इज़ वर्किंग इन मोर देन वन कंट्री, जो एक कंट्री से ज़्यादा वर्क कर रही है, in which the production process is divided into smaller parts. Small parts means you can say that in different countries that is spread out across the world. मीन्स जहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब जैसे कोई भी चीज़ हमने बनानी है, उस एक चीज़ को जो फाइनल गुड बनानी है उसके लिए जितनी चीज़ें बनाई गई हैं उसके जो प्रोडक्शन प्रोसेस को हमने डिवाइड कर दिया है। और डिवाइड किस तरीके से करते हैं, जहाँ पर हमें जो कॉस्ट पड़े वो कम पड़े। तो ये सारा काम किसका होता है, मल्टीनेशनल कंपनी का। अब देखते हैं मल्टीनेशनल कंपनी जो अपने किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स जो है वो जिसका एक हेडक्वार्टर एक कंट्री में होता है और उसकी ब्रांचेस डिफरेंट कंट्रीज़ में होती हैं, जो प्रोडक्शन प्रोसेस को डिफरेंट कंट्रीज से पूरा करवाती है। अब वो प्रोडक्शन उसने अपना सेटअप करना, तो उसके लिए वो क्या देखेगी, सबसे पहले क्लोजनेस टू मार्केट, कि मार्केट से कितना क्लोज है वो एरिया। कि मैंने मान लो एक बाहर की फॉरेन की कंपनी है, उसने इंडिया में आना है, तो इंडिया में आने के लिए वो क्या देखेगी कि जो एरिया वो ले रही है, जहाँ उसने प्रोडक्शन प्रोसेस करवाना है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें एप्लीकेबल है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो उसके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। तो सबसे पहले वो क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्लोजनेस टू मार्केट, मार्केट से कितना क्लोज है वो एरिया। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, मतलब अगर उसने कोई प्रोडक्शन यूनिट लगानी है तो वहाँ पर क्या उसको चीप लेबर मिल रही है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस कराना है तो चाइना में करवाएं क्योंकि वहाँ पर लेबर चीप है, ये इंडिया में कराएं, यहाँ पर स्किल्ड वर्कर भी है और चीप भी है, तो वहाँ से प्रोडक्शन की कॉस्ट उन्हें कम पड़ेगी। अवेलेबिलिटी अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो बाकी फैक्टर्स चाहिए जैसे लैंड ईजी चीप मिल जाए और इलेक्ट्रिसिटी पावर, ये सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएँ। और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और जो गवर्नमेंट पॉलिसी है वो इस इंडस्ट्रीज़ के फेवर में हो, जैसे टैक्स रिबेट थोड़ी सी मिल जाए उन्हें। तो इन सब चीज़ों को देखकर एक एमएनसी एस्टैब्लिश करती है अपना प्रोडक्शन प्रोसेस दूसरी कंट्रीज़ में। तो अब एमएनसी आएगी तो वो क्या करेगी, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी। अब आप देखिए, जो भी मनी, द मनी दैट इज़ स्पेंट टू बाय एसेट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जो भी पैसा हम कोई भी एसेट खरीदने में यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ खरीदने में यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। और अगर कोई फॉरेन कंपनी, मान लो यूएसए की कंपनी ने यहाँ पर आके इंडिया में पैसा लगाया, तो वो इंडिया के लिए क्या हो गया, फॉरेन का पैसा हो गया। और जब वो इंडिया के लिए फॉरेन का पैसा हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो मीन्स क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज। मतलब जो एमएनसी ने इन्वेस्टमेंट की है, मल्टीनेशनल कंपनी ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, उसको हम हमारी कंट्री के लिए क्या ट्रीट करेंगे, क्योंकि वो मनी कहाँ से आया, फॉरेन से आया। और जो मनी फॉरेन से आया उसको हम, जो पर्सन फॉरेन से आता है उसको फॉरेनर बोलते हैं। अब मनी फॉरेन से आएगा तो उसको, और किसी कंपनी ने यहाँ पर वो मनी लगाया है, इन्वेस्ट किया, तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब देखते हैं एमएनसी किस तरीके से प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, मीन्स अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करती है, कौन कौन से तरीके हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं अब। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या बाय जॉइंट वेंचर, बाय बाइंग लोकल कंपनीज और बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स टू स्मॉल प्रोड्यूसर। इस तरीके से एक मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करती है कि हमने प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, तो अपना स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पॉइंट से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एमएनसी आई और उसने यहाँ पर आके अपनी इन्वेस्टमेंट की, पैसा लगाया यहाँ पर। तो एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन यूनिट्स बाय सेटिंग अप फैक्ट्रीज और ऑफिसेज इन द फॉरेन कंट्री। अब एक कंट्री जो बाहर की है, मान लो यूएसए की है
या इंग्लैंड, मतलब बाहर की कोई कंपनी, चाइना की होगी, उसने अपना सीधा अपने आके एक फैक्ट्री और अपना ऑफिस यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया, तो उसको हम बोलेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और आप पहले ही बता चुकी हूँ कि वो कंपनी यहाँ पर आके यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट करेगी, क्योंकि उसको यहाँ पर चीप लेबर मिल रही है, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं वो फेवरेबल हैं, मार्केट क्लोज है, स्किल्ड वर्कर्स मिल रहे हैं और प्रोडक्शन के बाकी प्रोसेसेस मिल रहे हैं, इसलिए उस कंपनी ने यहाँ पर आके अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सेकेंड है हमारा बाय जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब दो कंपनीज मिलकर काम कर रही हैं, दो कंपनीज मिलकर यहाँ पर अपना जॉइंटली वर्क करेंगी, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। आपने अभी मैं आपको बताऊंगी फोर्ड मोटर्स के बारे में, अगला आपका एग्जांपल फोर्ड मोटर्स के बारे में ही है। तो फोर्ड मोटर्स ने क्या किया, फोर्ड मोटर्स जो है वो फॉरेन की कंपनी है और हमारी जो महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ की लोकल कंपनी है। लोकल कंपनी मतलब वो इंडिया की कंपनी है, लोकल लेवल पर या डोमेस्टिक लेवल पर वर्क करी। इंडिया की कंपनी होगी तो फॉरेन के लिए तो वो लोकल हो गई ना, और फोर्ड हो गई फॉरेन की कंपनी। उस फोर्ड मोटर्स ने यहाँ पर आकर जॉइंट वेंचर किया, किसके साथ, महिंद्रा के साथ, ताकि आसानी से यहाँ पर वर्क हो सके। अब कहता है कि अगर मान लो कोई कंपनी यहाँ पर आके स्टैब्लिश हो रही है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, लोकल कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा और उसके साथ साथ एमएनसी को भी बेनिफिट मिलेगा। लोकल कंपनी को ये बेनिफिट मिलेगा कि लोकल कंपनी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतने बड़े लेवल पर वर्क कर सके, तो वो सारा पैसा कौन लगाएगा, वो सारा पैसा कौन लगा रही है, एमएनसी लगा रही है, जो लोकल कंपनी के लिए फेवरेबल हो गया। ठीक है, अब जो फॉरेन की कंपनी यहाँ पर पैसा लगाएगी ताकि प्रोडक्शन अच्छी तरीके से और जल्दी से हो सके, एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा लोकल कंपनी को, दूसरा ये भी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट। अब एमएनसी आएगी तो अपने साथ क्या लेके आएगी, अपने साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएगी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आएगी तो उससे लोकल कंपनीज को फ़ायदा क्या होएगा, एक तो उनके रिसोर्सेज यूटिलाइज होंगे प्रॉपरली और ऊपर से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी अच्छी मशीनरीज होगी, जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, उतना ज़्यादा ही प्रोडक्शन होगा, उससे भी किसको फ़ायदा होगा, लोकल कंपनीज को फ़ायदा होगा। तीसरा हो जाएगा मार्केट। मार्केट में क्या होगा, एमएनसी आर हेल्पिंग द लोकल प्रोड्यूसर एक्सपेंडिंग देयर मार्केट, ताकि जो उनका प्रोडक्ट है अब वो बाहर भी बेच सकते हैं एमएनसी के साथ वर्क करके। अब जो उनका जो प्रोडक्ट है वो लोकल लेवल तक सीमित नहीं रहा, अब उनका जो प्रोडक्ट है वो फॉरेन तक भी जाएगा, बाहर की कंट्रीज़ में भी जाएगा। तो ये बेनिफिट किसको मिल रहा है, लोकल कंपनीज़ को। ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, हाउ डू द एमएनसी हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लोकल कंपनीज़। अब लोकल कंपनीज़ को तो फ़ायदा हुआ जॉइंट वेंचर से, अब एमएनसी को क्या फ़ायदा हुआ, एमएनसी को ये फ़ायदा होता है कि उसको अपना बिजनेस एस्टैब्लिश अगर करना है तो वो जॉइंट वेंचर कर रही है, क्योंकि एकदम से कोई कंपनी आएगी और अपना पैसा लगाती है तो उसके लिए रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज नहीं होती। पर अगर वो लोकल कंपनी के साथ वर्क करके काम करती है तो कितना सारा काम है, पेपर वर्क है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को अंडरस्टैंड करना है, लोकल मार्केट को अंडरस्टैंड करना है, और वहाँ पर मार्केट कैसे है, क्या क्या पॉलिसी वर्क करती है, वो सारा काम वो लोकल कंपनी हैंडल कर लेती है, क्योंकि वो उसी कंट्री में कब से काम कर रही होती है। तो इसका फ़ायदा किसको होता है, इसका फ़ायदा एमएनसी को भी होता है, दोनों को फ़ायदा होता है जॉइंट वेंचर से। ठीक है, अब तीसरे वर्क करेगी बाय बाइंग लोकल कंपनीज। अब कई बार यहाँ तो हो गया जॉइंटली वर्क कर रहे हैं, मतलब दोनों का प्रॉफिट है, लोकल का भी और एमएनसी का भी। अब थर्ड नंबर पे हम कर रहे हैं बाय बाइंग लोकल कंपनीज। अब क्या करती है, कई बार एमएनसी लोकल कंपनी को बाय कर लेती है, खरीद लेती है। खरीदती क्यों है, क्योंकि अब देखो एक फॉरेन से कंपनी आई, जैसे उसने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, उसमें उसको आके पहले देखना पड़ेगा कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, और पहले पैसा लगाएगी, लगाने के बाद प्रॉफिट अर्न करने का टाइम बाद में आएगा। पर लोकल कंपनीज़ को बाय करने से क्या हो गया, लोकल कंपनीज़ को बाय करने से क्या होगा कि आज वो लोकल कंपनी को बाय करती है तो कल उसका प्रॉफिट जितना लोकल कंपनी अर्न कर रही थी उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, अब ज़्यादा पैसा लगाएगी तो उससे ज़्यादा मिलेगा। तो एमएनसी लोकल कंपनी को बाय करती है ताकि उसका प्रोडक्शन जो हो जाए वो इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि जो एमएनसी है उसके पास वेल्थ तो बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। अब पैसा उसके पास ज़्यादा है तो वो लोकल कंपनीज़ को खरीद सकती है। लोकल कंपनी को खरीदने का उसको एक प्रॉफिट ये हो जाएगा कि उसको एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मिल जाएगा, उसको वहाँ पर अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत कम पड़ेगी कि मुझे मार्केट को कैसे एक्सपेंड करना है,
मुझे पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कौन से प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कहाँ किस मार्केट में बेचना है और रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, ये सारे क्वेश्चंस उसके ख़त्म हो जाएंगे जब वो लोकल कंपनी को बाय कर लेती है, क्योंकि वहाँ पर उसको एस्टैब्लिश बिजनेस मिल जाएगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी है, कारगिल फूड्स जो है वो अमेरिका की थी MNC, उसने यहाँ पर आके परख फूड इंडिया को ख़रीद लिया, और अब जो है परख इंडिया फूड को ख़रीद लिया तो उसको एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस मिल गया, एक प्लान जो उसका पूरा प्लांट बना हुआ था वो पूरा उसको मिल गया। अब कारगिल फूड जो बना रही है वो इंडिया की कंपनी को उसने टेक ओवर कर लिया, ख़रीद लिया, और ख़रीदने के बाद अपने ब्रांड वैल्यू से अब वो चीज़ें बेच रही है। ठीक है। अब फोर्थ है हमारा बाय प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर। अब फर्स्ट हम कर चुके डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के बाद, ज्वाइंट वेंचर में दोनों ने मिलकर काम किया। थर्ड में है लोकल कंपनी को खरीद कर अपना वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेस उसने सेटअप किस तरीके से किया, लोकल कंपनी को खरीद के। अब फोर्थ है कि वो लोकल कंपनी को खरीद नहीं रही है, उसके साथ उसके ज्वाइंटली वर्क नहीं कर रही है, यहाँ पर वो ऑर्डर्स दे रही है। ऑर्डर देगी स्मॉल प्रोड्यूसर को कि आपने ये चीज़ बनानी है, इस तरीके से बनानी है, इस डिज़ाइन की होनी चाहिए, इस कलर की होनी चाहिए। वो लोकल जो प्रोड्यूसर हैं, जो स्मॉल प्रोड्यूसर, उनको वर्क मिल गया। जैसे प्रोडक्ट सच एज गारमेंट हो गए, फुटवेयर हो गए, दे आर प्रोड्यूस एंड सप्लाइड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर। अब इन्होंने जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो उनको ऑर्डर मिला है वो कहाँ से मिला है, बड़ी MNC से मिला है। अब बड़ी MNC क्या करेगी, उस प्रोडक्ट को खरीदेगी, उसके ऊपर अपना टैग लगाएगी, अपना लेबल लगाएगी, अपनी ब्रांड की ब्रांडिंग करेगी, उसकी ब्रांड नेम लगा के अपने नाम पर बेचेगी। अब इसे लोकल प्रोड्यूसर को क्या हुआ, लोकल प्रोड्यूसर को ये हो गया कि उसको प्रोडक्शन के लिए काम मिल गया, कि फॉरेन से कंपनीज आई हैं, उनको प्रोडक्शन के लिए उसका जो बिज़नेस है वो बढ़ गया। और MNC को क्या फ़ायदा हो गया कि उसको सिर्फ अपनी ब्रांड नेम देना है, क्योंकि कई बार लोकल कंपनीज क्या होती हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं, ब्रांडिंग के लिए पैसा खर्च नहीं कर पाती हैं। तो जो MNC है उनके पास पैसा होता है, वो ब्रांडिंग भी अच्छे तरीके से करती है, एडवर्टीजमेंट भी अच्छे तरीके से करती है, तो वो लोकल प्रोड्यूसर से सामान बनवा के और अपने ब्रांड के अंडर उसको बेच कर प्रॉफिट अर्न करती हैं। तो ये भी एक तरीका होता है MNC का वर्क करने का दूसरी कंट्रीज़ में। तो आप एक एग्जांपल से भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, लोकल प्रोड्यूसर से बनाए। आप जैसे आप मैगी का पैकेट खाते हैं, कोई भी पैकेट खाते हैं, आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग देखिए, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो विद इन इंडिया की दी होती है, हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी है, तो वो प्लेस ऑर्डर करती है हमारी इंडिया की ही लोगों को। फॉरेन की कोई कंपनी अगर यहाँ पर अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही है या फॉरेन में अपना कोई प्रोडक्ट बेच रही है, तो उसने क्या किया है, यहाँ की लोकल कंपनी से प्रोडक्ट बनाया, सिर्फ उसके ऊपर अपनी स्टैंप लगा दी ब्रांड की और अपना सामान बेचा। ठीक है, तो इस तरीके से भी वर्क करती है। तो MNC है पावर टू डिटरमाइन प्राइस को डिटरमाइन करती है, कितना प्राइस होना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, डिलीवरी है, लेबर कंडीशंस है, ये सारा कुछ कौन डिसाइड करता है, MNC। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि कौन कौन से तरीके होते हैं जिस तरीके से MNC जो है दूसरी कंट्रीज़ में प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करती है। और प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए वो प्रोडक्शन प्रोसेस दूसरी कंट्रीज़ में इसलिए कराती है ताकि उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट उसे कम पड़े और उसको प्रॉफिट ज़्यादा हो। जिस कंट्री में उसको जैसे चाइना में चीप लेबर मिल जाती है, इंडिया में यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर हैं या यूथ जो है इंग्लिश स्पीकिंग वाले, कस्टमर केयर सर्विसेज यहाँ पर आसानी से मिल जाती है, तो इसलिए अलग अलग कंट्रीज़ में अपने वो बिजनेस प्लान स्टार्ट करती है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके, सीधा पैसा लगा के, जॉइंटली वर्क करके, या लोकल कंपनी को खरीद कर वेल एस्टैब्लिश बिजनेस मिल जाता है, या अपना ऑर्डर स्मॉल प्रोड्यूसर्स को देकर और अपने नेम के अंडर बेचकर, इस तरीके से जो है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो प्रॉफिट अर्न करती हैं या अपना बिजनेस करती हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन हो जाता है कि कौन से लोकेशन फैक्टर्स हैं जो MNC के लिए फेवरेबल है और MNC अपना जो लोकेशन है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश करती है। तो मेंशन एनी 4 लोकेशनल फैक्टर्स ऑफ द MNC, ये आपका हो गया क्वेश्चन। और इसके साथ वेज थ्रू विच MNC कंट्रोल प्रोडक्शन, कि MNC अपना प्रोडक्शन किन किन तरीक़ों से कंट्रोल करती हैं। और इसके साथ आपका जो सेकंड पॉइंट में मैंने डिस्कस किया था, हाउ डू द MNC हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लोकल कंपनीज। तो ये क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे
केस स्टडी ऑफ फॉरेन मोटर्स और फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। थैंक यू।